साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। 1000 वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपका फिर से स्वागत। हम पढ़ रहे हैं 1000 वन लाइनर प्रश्नोत्तर, जिसमें हम 500 क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं और इन 500 प्रश्नों की पीडीएफ है वो एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ है वो पढ़ सकते हैं। अब पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे 501 से क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें अरब आक्रमण से संबंधित है। उसके बाद में राजस्थान और मुगल राजवंश का जो संबंध से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। अरबों ने सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया था? सीरिया पर। अरबों ने सबसे पहले आक्रमण अपना कहां किया था? सीरिया पर किया था। अरबों के सामने सीरिया की राजधानी जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो वह राजधानी थी दमिश्क। अरबों ने इराक का पतन कब कर दिया था? अरबों ने इराक का भी पतन कर दिया था 637 ईस्वी में। अरबों के द्वारा 637 में कौन से प्रसिद्ध युद्ध की विजय के 5 वर्ष के भीतर ही अरबों का फारस के संपूर्ण विशाल साम्राज्य पर अधिकार हो गया था? तो वह युद्ध था कैसेडिया का युद्ध। यानी कैसेडिया का युद्ध 637 ईस्वी के अंदर यह युद्ध होता है अरबों के द्वारा, और यह युद्ध जीतने के बाद में 5 वर्ष के भीतर ही अरब है वो संपूर्ण फारस पर अधिकार कर लेते हैं। अरब सैनिक भारत की सीमा तक कब पहुंच गए? यानी फारस पर आक्रमण करने के बाद में वो भारत की सीमा पर पहुंचते हैं कब? 643 ईस्वी में। 711 ईस्वी में अरब सेनापति तारिफ ने स्पेन के किस राजा को पराजित किया था? रोड्रिक को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु के बाद भारत पर अरबी आक्रमणों का सिलसिला प्रारंभ हो गया? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में। खलीफा उमर शासनकाल में कब अरबों ने भारतीय प्रदेशों को लूटने के लिए मुंबई के थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया परंतु असफल रहे? खलीफा था उमर। सबसे पहला जो इनका खलीफा था वह था अबू बकर। सबसे पहला खलीफा अबू बकर था। खलीफा उमर के द्वारा मुंबई के थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? 636 ईस्वी में। सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल पर भी जो जहाज थे उनको लूट लिया गया 711 ईस्वी में। सिंध प्रांत का 711 ईस्वी में शासक कौन था? हिंदू राजा दाहिर। भारत में जो सिंध प्रांत है उसका 711 ईस्वी में शासक कौन था? हिंदू राजा दाहिर सिंध प्रांत का शासक था। इसमें 711 ईस्वी इराक का गवर्नर कौन था? यानी 711 ईस्वी में इराक का गवर्नर कौन था? अल हजाज। इराक का गवर्नर अल हजाज था। 711 ईस्वी में खलीफा कौन था? वलिद। 711 ईस्वी में जब अरब आक्रमणकारी है, जब भारत पर आक्रमण करते हैं, उसमें खलीफा कौन था? वलिद था। प्रारंभिक 2 अभियानों पर हजाम के कौन से 2 सेनापति सिंध पर आक्रमण करने के लिए आए परंतु असफल रहे? प्रारंभिक 2 अभियान किए गए जिसमें हजाज के 2 सेनापति आए और उन्होंने सिंध पर आक्रमण करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तो ये 2 सेनापति कौन थे? उबैदुल्ला और बुदेल। इराक के गवर्नर हजाज ने 17 वर्षीय नवयुवक को सिंध पर आक्रमण करने हेतु भेजा। वह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आपको पता ही है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। यह उसमें इसकी आयु है वो 17 वर्षीय थी और 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। इसको किसने भेजा था? इराक के गवर्नर हजाज ने भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब अधिकार कर लिया? 20 जून 722 ईस्वी में। 20 जून 722 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके यहाँ पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा सिंध के राजा दाहिर के मध्य 712 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? रावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य 712 ईस्वी में युद्ध होता है
कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। किस अरबी सेनापति ने सिंध में 17 वर्ष से अधिक अवस्था वाले तमाम लोगों को मार डाला था? मोहम्मद बिन कासिम ने। यानी 17 वर्ष से अधिक अवस्था के जो लोग थे इन सभी को मार डाला था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो भारत पर जजिया कर लगाने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को लूटने के बाद में कितना हिस्सा हजाज के पास भेज दिया था तथा शेष सैनिकों में बांट दिया था? इराक का जो गवर्नर था हजाज, उसके पास कितना हिस्सा है वो उसके पास भेजा और शेष सैनिकों को बांट दिया था। तो जितना आया था इनके पास उसका पांचवां हिस्सा है वो हजाज के पास भेज दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर की कौन सी रानी ने जोहर किया? मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था उसमें सिंध का राजा दाहिर था। इसकी कौन सी रानी ने जोहर किया था? रानी बाई ने। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद के राजा या सिंध के राजा दाहिर की रानी लाडी तथा उसकी कौन सी 2 पुत्रियों को अपने कब्जे में कर लिया था? सिंध का जो शासक था दाहिर, उसकी रानी लाडी को अपने कब्जे में कर लिया और 2 उसकी पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी किसे बनाया और उसके बाद मुल्तान पर अधिकार कर लिया? तो सिंध की राजधानी आरोर या आलोर को बनाया। इसको राजधानी बनाने के बाद में दूसरा जो आक्रमण है वो मुल्तान पर करते हैं और मुल्तान पर अधिकार कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ, इसलिए इसे मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को सूर्य देवी व परमल देवी ने धोखे से किससे मरवा दिया था? अल हजाज से। अल हजाज से इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का जो गुरु था अल हजाज, इसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया। हिंद के राजा दाहिर की बेटी सूर्य देवी और परमल देवी को किसने जिंदा जला दिया था? अल हजाज ने। बाद में जब पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई कसूर नहीं था तो फिर अल हजाज को गुस्सा आया और उसने जो राजा दाहिर की बेटी थी सूर्य देवी और परमल देवी को जिंदा जला दिया। किस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारतीय लोगों ने अरबी शासन को उखाड़ फेंका? तो यह है तारीख मासूमी में। सिंध के राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह, सिंध के राजा दाहिर का पुत्र था जय सिंह, अपनी स्वाधीनता के लिए सिंध के किस सूबेदार से लड़ता हुआ मारा गया? जुनेद से। जय सिंह, देखो जय सिंह के समय कौन था? जुनेद था। अरबों के द्वारा भारत के ब्रह्मगुप्त के कौन से ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करवाया गया? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाड्यक। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाड्यक जो ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ थे, इनका अरबी भाषा में अनुवाद अरबों के द्वारा करवाया गया। जालोर, अवंती, कनौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। जालोर में, अवंती में और कनौज में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल कौन सा है? 730 से 756 ईस्वी तक। नागभट्ट प्रथम ने किस वंश से भीनमाल को जीतकर उसके बाद आबू जालोर पर अधिकार कर लिया था? चावड़ा वंश। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के स्थान पर अपनी राजधानी किसे बनाया? जालोर को। नागभट्ट प्रथम ने पहले भीनमाल राजधानी थी, उसके बाद में उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मालवा में राज्य विस्तार कर अपनी राजधानी स्थापित की, उज्जैन या अवंती। किस प्रतिहार शासक के समय सिंध की दिशा से बिलोचों तथा अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, जिनको प्रतिहार शासक ने रौंद दिया था? तो नागभट्ट प्रथम के समय। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का दमन कारक, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का दमन कारक कहा गया है। किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। और दीनों का उदारक, गरीबों का उदारक कहा गया है। ये कहने के कारण इनको कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया है? नारायण कहा गया है। नागभट्ट प्रथम को
मलेच्छों का दमनकारक होने के कारण और दीनों का उद्धारक होने के कारण इनको क्या कहा गया है? नारायण कहा गया है। कौन सा मुस्लिम लेखक लिखता है कि नागभट्ट प्रथम के समकालीन अरब शासक जुनेद को मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हुई? ये अल बिलादुरी लिखता है कि जो मुस्लिम लेखक है कि नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक था जुनेद। इस जुनेद ने मालवा पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन अरब आक्रमणकारी जुनेद को इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ये बात कौन लिखता है? अल बिलादुरी, मुस्लिम लेखक। किस अभिलेख में अरबों के द्वारा पराजित राजाओं के नाम दिए गए, परंतु उसमें नागभट्ट का नाम नहीं है? तो ये अभिलेख है नौसारी अभिलेख, यानी अरबों ने जिन राजाओं को पराजित किया था उनका नौसारी अभिलेख में वर्णन किया गया, लेकिन नागभट्ट का उसमें नाम नहीं है। नागभट्ट प्रथम को अभिलेखों में कहा गया है राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाश करने वाला। ये उपाधि दी गई है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद कौन शासक बने? कुकुस्थ, देवराज व वत्सराज। नागभट्ट के बाद में कुकुस्थ था, फिर देवराज, फिर वत्सराज था। वत्सराज प्रतिहार की मृत्यु के बाद उसकी रानी सुंदर देवी से उत्पन्न कौन सा पुत्र गुर्जर प्रतिहारों का शासक बना? नागभट्ट द्वितीय। ये वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। इसकी माता का नाम था सुंदर देवी। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल रहा 795 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय दक्षिणी भारत के किस राजवंश से संघर्ष करता हुआ प्रारंभ में पराजित हो गया था? तो यह है राष्ट्रकूट राजवंश। नागभट्ट द्वितीय है वो दक्षिण भारत में शासक थे, राष्ट्रकूट। इनसे संघर्ष करता हुआ पराजित हो गया था। नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर चक्रा युद्ध को पराजित कर कहां पर अधिकार कर लिया था? कनौज पर अधिकार कर लिया था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार ने अपनी राजधानी बनाई थी कनौज को। कनौज का शासक चक्रायुद्ध, कनौज का शासक कौन था? चक्रायुद्ध बंगाल के किस शासक का आश्रित था? धर्मपाल। कनौज का शासक था चक्रायुद्ध, जो बंगाल के शासक धर्मपाल का आश्रित था। मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय ने किस बंगाल के शासक को पराजित किया? धर्मपाल को। किस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि शंकरगण ने गौड़ यानी बंगाल नरेश को हराया तथा समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी नागभट्ट द्वितीय को समर्पित कर दिया था? तो यह है चाकसू अभिलेख में। यह वर्णन किस अभिलेख में है? चाकसू अभिलेख में। मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगण के साथ मारवाड़ का कौन सा प्रतिहार शासक था? कक्कक। किस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग के नरेशों ने उसकी युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार समर्पण किया जिस प्रकार पतंगे अग्नि से करते हैं? यानी आंध्र प्रदेश, सिंध, विदर्भ और कलिंग के जो राजा थे उन्होंने नागभट्ट द्वितीय के सामने इस प्रकार समर्पण किया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के सामने करते हैं। तो ये किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? ये ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। कहाँ के शासकों पर नागभट्ट द्वितीय ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की? तो ये थे आनरत, मालव, मत्स्य, किरात, तुरुष्क, वत्स के पर्वतीय दुर्गों पर। दलपति विजय की किस रचना में गुहिल खुमान की मुसलमानों पर विजय संबंधी जानकारी मिलती है? खुमान रासों में। गुहिल खुमान किस प्रतिहार शासक का सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का। प्रतिहार शासकों में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रतिहार शासकों में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भटारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि है परम भटारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। चंद्रप्रभा सूरी के किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या की थी? ये हमें चंद्रप्रभा का जो ग्रंथ है प्रभावक चरित्र, चंद्रप्रभा का ग्रंथ
है प्रभावक चरित्र। इस ग्रंथ से हमें नागभट्ट द्वितीय के गंगा में कूदने या आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार बप्पा रावल व्यक्ति विशेष का नाम न होकर किस शासक की उपाधि थी? तो बप्पा रावल है वो नाम नहीं था, ये काल भोज नामक शासक की उपाधि थी। मुणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार बप्पा रावल किसकी गाय चराया करते थे? हारित ऋषि की। हारित ऋषि ने महादेव को प्रसन्न कर किसके लिए मेवाड़ का राज्य मांगा था? बप्पा रावल के लिए। हरित ऋषि ने भी बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज्य अपनी प्रार्थना में, ईश्वर से प्रार्थना में मांगा था। बप्पा रावल चित्तौड़ के किस शासक की सेवा में चला गया था? मान मौर्य की सेवा में। बप्पा रावल विदेशी आक्रमणकारियों का पीछा करते हुए कहां तक पहुंच गया था? गजनी तक पहुंच गया था। बप्पा रावल ने गजनी के किस शासक को हटाकर अपने भांजे को शासक बनाया था? सलीम को। बप्पा रावल ने गजनी का जो शासक था उसको हटा करके अपने भांजे सलीम को वहां का शासक बनाया था। बप्पा रावल ने गजनी के किस शासक की पुत्री से विवाह किया और चित्तौड़ लौट आया? सलीम की पुत्री से। सलीम की पुत्री से उसको शासक बनाया, सलीम को, और उसकी पुत्री से बप्पा रावल ने क्या किया? विवाह किया। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 734 ईस्वी में। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 734 ईस्वी में आक्रमण करके। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर किस मौर्य शासक को पराजित किया था? मान मौर्य को। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर कौन सी 3 उपाधियां धारण की थी? बप्पा रावल की 3 उपाधियां देखो, हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे। हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये बप्पा रावल की उपाधि है। बप्पा रावल ने 50 वर्ष की आयु में आक्रमण कर कहां पर अधिकार कर लिया था? खुरासान पर। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बप्पा रावल का देहांत कहां पर बताया है? नागदा में। नागदा में बप्पा रावल की समाधि पर क्या नाम लिखा है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सिक्का जारी किया था, सोने का सिक्का जारी किया था बप्पा रावल ने 115 ग्रेन का। बप्पा रावल द्वारा 115 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी किया गया था। बप्पा रावल के द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों पर किसका अंकन था? कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नंदी, मछली व नदी, मछली व त्रिशूल। इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? चार्ल्स मार्टेल से। चार्ल्स मार्टेल कौन था? मुगल सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित करने वाला प्रथम फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल था, और इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना की। किस गोहिल शासक के नाम पर पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा था? बप्पा रावल के नाम पर। भारत में मुगल आक्रमण का सिलसिला कब प्रारंभ हुआ? 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन गजनी का शासक कब बना था? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन के समकालीन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य राजा कौन थे? जयपाल। इनके समकालीन भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ शाही वंश के राजा थे जयपाल। सुबुक्तगीन ने भारत के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? लम्बघान से पेशावर तक। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन बना? इस्माइल महमूद गजनवी। इस्माइल महमूद गजनवी है वो गजनी का शासक बनता है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के किस मंदिर पर आक्रमण किया, जो इसका भारत पर 16वां आक्रमण था? सोमनाथ के मंदिर पर। और पहला आक्रमण है वो भारत पर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण की सूचना पाकर गुजरात का कौन सा शासक भाग गया? राजा भीमदेव प्रथम। राजा भीमदेव प्रथम को जब पता चला तो ये भाग गया उसका विरोध करने के बजाय। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद में कितने लोगों का कत्लेआम करवा दिया गया?
50,000 स्त्री पुरुष। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ आक्रमण कर लिया था, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, लूट करके वहां पर 50,000 स्त्री पुरुषों का कत्ल करवा दिया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति को तुड़वाकर कहां की मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया था? गजनी, मक्का और मदीना। गजनी, मक्का और मदीना। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किन के विरुद्ध हुआ? सिंध के जाटों के विरुद्ध। अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ, किन के विरुद्ध? सिंध के जाटों के विरुद्ध। गौर वंश के किस शासक ने 1173 में गजनी पर आक्रमण कर लिया था? ग्यासुद्दीन गौर। ग्यासुद्दीन गौर ने अपने किस छोटे भाई को 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बनाया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को देखो गजनी का शासक बन जाता है, कब? 1173 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संपदा प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य थे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली व अजमेर पर किसका शासन था? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन, गुजरात में। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, जिनकी मृत्यु के समय पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की आयु के थे? चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बने। सोमेश्वर चौहान, इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी दल थम्मन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की 1 वर्ष तक संरक्षिका कौन रही थी? माता कर्पूरी देवी, इनकी माता है वो इनकी संरक्षक रही थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास, जिसे केमास के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री था, कदम्बवास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति का क्या नाम था? भुवनमल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने शासन की बागडोर कब अपने हाथों में ली? 1178 ईस्वी में। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय नीति के 3 पक्ष कौन कौन से थे? स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, जो खुद के लोग थे, स्वजन थे, परिवार के लोग थे, उनके विरोध से सबसे पहले मुक्ति पाना, पड़ोसी राज्यों का दमन करना और विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। ये 3 पक्ष थे पृथ्वीराज चौहान की जो विजय नीति थी उसके। हमने पार्ट 6 में 100 क्वेश्चन पढ़े, अब पार्ट 7 में भी 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।